तो डीजीपी प्रशांत कुमार को भी सुना आपने। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ साधु संतों की ओर से अमृत स्नान भी किया जा रहा है और एक के बाद एक जो निर्धारित समय है और उसी समय के अनुसार तमाम अखाड़ों के साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य सभी स्नान पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए सुशांत भी हमें वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे थे, एक पूरी प्रक्रिया है कि बनारस लोग पहले पहुंचते हैं, फिर प्रयागराज पहुंचते हैं और उसके बाद स्नान पूजन करके लोग अयोध्या की तरफ भी रुख करते हैं। और महाकुंभ के महत्व की हम बात करें तो इन 3 जगहों से साफ तौर पर देखी जा सकती है कि एक के बाद एक लोग स्नान पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और यहां पर तस्वीरें भी एक तरफ काफी ज्यादा अलौकिक नजर आती है तो दूसरी तरफ आस्था का भी जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आता है। ये देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया है और जो कनेक्टिविटी है, चाहे वाराणसी की बात कर ली जाए, अयोध्या की बात कर ली जाए और अब चित्रकूट की भी बात कर सकते हैं, जो इस एरिया में, जो इस जोन में जो तमाम जो बड़े ज़िले हैं उनको आपस में जोड़ दिया है। तो चाहे लोगों को अयोध्या जाना हो, चाहे वाराणसी जाना हो, चाहे वो प्रयागराज आना हो कहीं से, तो इस तरह की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी इस तरह की है, एयर कनेक्टिविटी है, ट्रेनें, तमाम स्पेशल ट्रेनें, 800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब कोई व्यक्ति अगर 500 किलोमीटर से आ रहा है, अगर वो प्रयागराज आएगा तो प्रयास करेगा कि वो अयोध्या भी हो ले। अयोध्या यहाँ से 165 किलोमीटर पड़ेगा, वाराणसी जो है 125 किलोमीटर है, तो जो रास्ते हैं उसको वहाँ से अगर वाराणसी है तो 2 घंटे में पहुँच सकते हैं, अयोध्या 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो इसके चलते लोगों का जो एक तरह से कह सकते हैं, जो प्रयागराज कुंभ के लिए जो लोग आ रहे हैं वो वाराणसी भी पहुंच रहे हैं और अयोध्या भी दर्शन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अब जो तमाम जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर लोगों का पहुंचना जारी रहेगा, लोगों की भीड़ जो है वहां पर उमड़ेगी। पूरे कुंभ मेले के दौरान इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। और जब सरकार कुंभ की योजना तैयार कर रही थी तो उसने साथ में, चाहे वाराणसी की बात कर ले, अयोध्या की बात कर ले, उसके लिए भी एक तरह से तैयारी की थी कि कुंभ में जब 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा इन स्थानों पर भी जाएगा। तो प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 1.65 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया था पौष पूर्णिमा के, और आज उससे बड़ा स्नान है। तो आज ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार जाएगा और 2 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो है आज आस्था की डुबकी संगम में, गंगा यमुना और अंतः सलीला सरस्वती की संगम में डुबकी लगाएंगे। तो आप देखें, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ साल पहले, अगर हम बात करें 1 दशक पहले, जो श्रद्धालु आते थे ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से होते थे और उसमें जो है आम लोग होते थे। लेकिन अब इस तरह से कुंभ को लेकर के जिस तरह से अभी तमाम श्रद्धालुओं से बात हो रही थी, एक श्रद्धालु ने कहा कि सनातन को जगा दिया है। तो एक तरह से जो जिस तरह से सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से तमाम तीर्थ स्थल है वहाँ पर उनका विकास किया है, साथ ही जैसे अब कुंभ मेले में जो श्रद्धालु आते हैं उन पर पुष्प वर्षा होती है, दिव्य और भव्य कुंभ मेले का आयोजन होता है, इंतज़ाम होता है, तो लोग खुशी खुशी आते हैं। लोगों का एक भरोसा भी होता है कि सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम वहाँ पर जाएंगे, किसी को किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ वो हर संभव उपाय सरकार ने, सुरक्षा से लेकर सैनिटेशन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर विभाग में उस तरह के इंतज़ाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। महावीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, चूंकि देखिए उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि इसे कहा जाता है और कण कण में कहते हैं कि यहाँ देव निवास करते हैं। तीर्थ नगरी है हरिद्वार, लोग अमूमन भी यहाँ पर दर्शन पूजन, स्नान पूजन करने के लिए पहुंचते, लेकिन पौष पूर्णिमा हो, मकर संक्रांति हो और इस वक्त स्नान पूजन, दान पूजन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा था कि साल 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया गया था, बड़ी संख्या में वहां पर भी श्रद्धालु पहुंचे थे। लिहाजा अब बारी प्रयागराज की है, लेकिन भव्यता और दिव्यता महाकुंभ के लिहाज से और उसके अलावा हरिद्वार की हम बात करें तो यहाँ पर आए दिन अमूमन इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। और हरिद्वार में गंगा स्नान एक सामान्य दिनों में भी लोगों की जो भीड़ होती है वो काफी ज्यादा होती है। और अगर इस तरह का मकर संक्रांति जैसा पर्व हो तो यहाँ पर भीड़ का बढ़ना लाजमी है। और सुबह से ही जिस तरह से हम देख रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, ठिठुरन इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद जो लोगों का आस्था और विश्वास का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों की जो भीड़ है वो भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है
और ऐसे में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो ये एक पावन दिन माना जाता है, जिस दिन गंगा स्नान करने के साथ साथ जो गंगा घाटों पर दान पुण्य किया जाता है तो उसका अपना अलग ही महत्व होता है। और शायद यही एक वजह है कि लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद भी, ठिठुरन के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और दान पुण्य करते हुए गंगा घाटों पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। सुशांत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए वाराणसी की बात करें तो यहाँ बेशक कुंभ नहीं होता हो, लेकिन वाराणसी जिसका जिक्र यहाँ पर पुराणों में भी है, हमारे ग्रंथों में भी है, और वाराणसी में एक एक किए गए दान का एक अलग महत्व यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि आपने यहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी की थी और वो भी कह रहे थे कि अब युवा यहाँ ज्यादा पहुंचते हैं। बेशक बड़े बुजुर्गों को देखकर वो सनातन धर्म की परंपराओं से अपने आप को अवगत कराना चाहते हैं, उसके महत्व को जरूर समझते हैं। और पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो वाराणसी की भव्यता दिव्यता पिछले कुछ सालों में कितनी ज्यादा निखरी है। देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो महाकुंभ बिना बनारस के अधूरा है। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जब महाकुंभ की समाप्ति की ओर होता है, जब शिवरात्रि आती है तो सारे अखाड़े जो हैं वो बनारस आते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद पेशवाई निकलती है जो भगवान शिव के द्वार तक जाती है और उसके बाद ही महाकुंभ का आधिकारिक रूप से अंत होता है और होली तक ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। तो बिना महाकुंभ, बिना काशी के और बाबा विश्वनाथ के तो पूर्ण ही नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गंगा तट पे हम यहाँ पर हैं, माँ गंगा यहाँ है, भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई माँ गंगा की धारा है और ये धारा प्रयागराज में है और बिना महाकुंभ काशी और प्रयागराज के संगम के पूर्ण नहीं हो सकता। मकर संक्रांति के स्नान पर आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है वो इसलिए भी है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाए वो लोग अगर काशी में गंगा के तट पर स्नान करते हैं तो उन्हें वही फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का जो दर्शन होता है वो सारे पापों से मुक्ति के साथ आपके सारे तीर्थ के द्वार खोल देता है। तो इसीलिए काशी की जो महत्ता है वो हमेशा से ही है और चिरकाल तक इसी तरीके से रहने वाली है। बात की जाए महाकुंभ की तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गंगा के दोनों ही तरफ, एक तरफ जहां घाटों को जोड़ती हुई गंगा की जो सड़क है वो उसकी तरफ और गंगा की धारा की तरफ, दोनों तरफ ही जो भक्तों का सैलाब है वो किस तरीके से उमड़ा हुआ है। मकर संक्रांति पर इस तरीके की भीड़ पिछले लगभग एक दशक में नहीं देखी गई, पर आज जो महाकुंभ की शुरुआत हुई है और उसके बाद जो बनारस में जो भीड़ देखी जा रही है वो दर्शाता है कि ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ काशी में मकर संक्रांति के लिए नहीं बल्कि ये भीड़ सीधे प्रयागराज तक जाएगी और प्रयागराज से जो पलट प्रवाह होगा वो काशी तक आएगी। यानी कि ये जो सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दिन, जैसे जैसे बाकी स्नान आएंगे, ठीक उसी तरीके से ये जो अद्भुत नजारा है वो दिखाई देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोक कल्याण और मानव सेवा बनारस में सबसे अधिक देखने को मिलती है और इसकी एक निजी रात देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा घाट पर खिचड़ी बनाने का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। एक बड़ा आप देख सकते हैं तसला यहाँ पर लाया गया है जिसके तहत खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये यहाँ के लोकल लोगों द्वारा की जाती है और इस खिचड़ी को आम लोगों में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उन्हें यहाँ पर वितरित किया जाता है। तो काशी में जो एक कहावत है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि अगर बाबा विश्वनाथ यहाँ पर हैं तो माता अन्नपूर्णा भी यहाँ पर हैं। तो माँ अन्नपूर्णा के एक अद्भुत आशीर्वाद है कि यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता है, उसकी एक नजीर भी यहाँ देखने को मिलती है। तो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि लोक कल्याण और मानव सेवा का जो अद्भुत उदाहरण है वो भी काशी में दिखाई देता है। ठीक है। और सनातन धर्म का हर पर्व वही दर्शाता है। देखिए इसके पीछे एक अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यहाँ पर अन्न का दान, वस्त्र का दान इसलिए भी किया जाता है कि ताकि जो निर्धन है, जो गरीब हैं, वो भी समाज की धारा से जुड़ सके। ऐसा ना हो कि वो
इन मूलभूत सुविधाओं के आधार अभाव में अपना प्राण त्याग दे। तो ये सारे जो हमारे पर्व त्योहार हैं, बिल्कुल, चूंकि देखिए मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान पूजन और दान पूजन का जो महत्व है वो अपने आप में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुशांत, लौटेंगे आपके पास। अविनाश भी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए। अविनाश, आपका रुख करते हुए, सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ जिसकी भव्यता आप वहां पर देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर एक के बाद एक अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही है। कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, तो कोई कहीं किसी दूसरे देश से आ रहा है और हर किसी में एक ही वो आस्था देखने को मिल रही है और हर किसी को ये जरूर पता है, भारत के बाहर की अगर हम बात करें, कि इस महाकुंभ की आखिर भव्यता कितनी ज्यादा है और इसका महत्व कितना ज्यादा है सनातन धर्म में। इसको कहा जाता है कि ये कई तरह का समागम है। यहाँ पर ऊंच नीच का भेद नहीं होता, जातियों का भेद नहीं होता। और देखिए, जहां तक सवाल विदेशों का है तो चूंकि सरकार ने महाकुंभ शुरू होने से पहले रोड शो कराया था, तमाम राज्यों में जो यहाँ के मंत्री थे, अधिकारी थे, वो गए थे वहां पर, उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया था। तमाम देशों के जो राजदूत थे उनको आमंत्रित किया गया है। अब देखिएगा, आने वाले समय में जो यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगा वो बढ़ने वाला है और तमाम देशों के राजदूत भी यहाँ पर आएंगे। सरकार की ये कोशिश है कि विदेशों से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। सरकार का यह अनुमान है कि 20 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु और पर्यटक होंगे वो विदेशों से आएंगे कुंभ। हालांकि जो ये पूरा आंकड़ा तकरीबन 40 करोड़ का है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे, चूंकि देखिए पहले होता क्या था कि पहले जो आसपास के लोग होते थे या फिर जो बुजुर्ग लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, महिलाएं होती थी, उनमें कुंभ को लेकर क्रेज था, लेकिन अब युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। और देखिए, ये कुछ लोग हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं फतेहपुर से आई, मेरा नाम शिवांगी पांडे। फतेहपुर से आए हैं, संगम नहाने आए हैं। तो अभी आप लोगों ने स्नान किया? जा रहे हैं। देखो, नोएडा से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर से, ये गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से आए। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी कितनी अच्छी व्यवस्था है कि पब्लिक अपने आप खुश है। मोदी जी इतनी अच्छी व्यवस्था करें कि पब्लिक अपने आप ही खुश है। और देखिए, हमने बाहर ऐसा कभी होता ही नहीं था। इतनी आई थी कुंभ कभी? पहले कुंभ में भी आ चुके हैं, मैं 3 बार कुंभ में आ चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम है तो मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं 3 बार कुंभ में, 3 बार मेरा पूरा घूमा हुआ है। जो क्या लगा आप लोग? जो व्यवस्था इस बार है, ये लोगों का रिएक्शन है। लेकिन आपको एक और फैक्ट बता दूं, जो सरकार का अनुमान है कि ये एक तरीके का एक बड़ा आर्थिक कुंभ भी होने जा रहा है, क्योंकि जो सरकार का राजस्व है उसमें तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का योगदान ये महाकुंभ दे सकता है। और देखिए, ये एक कितनी बड़ी बात होती है, चूंकि कई बार ऐसे आयोजनों को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है कि ये सिर्फ एक इवेंट होता है, सरकार को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, एक पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए, जो 25,000 करोड़ का जो बिजनेस होगा, चूंकि सरकार के राजस्व में तो जाएगा ही, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो खास तौर पर जो खाने पीने की चीजें हैं, सोचिए कि कोई दुकानदार खाने पीने की चीजों को तैयार करता है, बनाता है, आधे घंटे में उसका पूरा स्टॉल खत्म हो जाता है। तो जो बिजनेस यहाँ पर हो रहा है, और देखिए, जो 45 दिनों में, चूंकि यहाँ के 1-2 दुकानदारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो हम लोग आमतौर पर 6 महीने या 1 साल में जितना बिजनेस करते हैं, आप यकीन मानिए कि अगर इसी तरीके से भीड़ आती रही तो उतना बिजनेस हम लोग 45 दिनों में कर लेंगे। तो इसीलिए इसको आस्था का संगम तो कहा ही जाता है, लेकिन कई तरह की चीजें यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाती है। आपको ऊंच नीच का भेद यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उसी संगम में चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, हर कोई उसी संगम में डुबकी लगाता है। अगर हम आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो एक बड़ा बिजनेस प्रयागराज में आता है। कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान तमाम तरह के लोग आते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है। और ये समागम भी है कि आर्थिक भी है और आध्यात्मिक भी है, और लोग अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लौटेंगे आपके पास अविनाश। मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए, कुंभ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया, बड़ी सौगात उन्होंने दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कुंभ के ही बहाने लेकिन प्रयागराज के विकास को अब रफ्तार लगने वाली है, प्रयागराज के विकास को अब पंख लगने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने कुछ बातचीत भी की होगी, वहां जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मानवेंद्र, आप खुद प्रयागराज से हैं, 2013 का भी प्रयागराज का महाकुंभ आपने देखा होगा और इस बार का भी ये महाकुंभ, कितना ज्यादा बदलाव, भव्यता और दिव्यता और डिजिटल महाकुंभ की बात करें तो अभी जमीनी हकीकत, जमीनी तौर पर आप क्या कुछ वहां देख पा रहे हैं?
2025 के कुंभ मेले की तुलना 2013 से करें तो तुलना नहीं है, लेकिन अगर हम तुलना करना चाहेंगे तो 2019 के कुंभ मेले से करेंगे, जो जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई थी और जिस तरह से उसका आयोजन हुआ था। तो इस बार उसमें कई नए पहलू जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जोड़े हैं। उसमें आर्थिक पहलू भी है, सामाजिक भी है और विकास का पहलू भी है। तो जिस तरह से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 6,500 करोड़ का बजट केंद्र और राज्य सरकार ने कुंभ मेलों के लिए जारी किया था। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि 2019 का कुंभ मेला उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, उसका जो पूरा जो जिस तरह से पूरा आयोजन हुआ था, 1.2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी कुंभ मेले की, और उसने प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दिया था। और 2025 के कुंभ मेले की बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्हें अनुमान है कि करीब 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी इस कुंभ मेले की, जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बल मिलेगा, वो भी जो है उसको ताकत मिलेगी। और 2 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है उससे जो है प्रदेश का विकास भी होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और तमाम तरह के जो अगर हम बात करें व्यवसाय हैं उनकी बात करें तो अगर हवाई उड़ानों की बात करें तो 200 चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं लैंड करेंगी पूरे कुंभ मेले के दौरान। इसके अलावा कई हज़ार फ्लाइट्स आएंगी, कई हज़ार जो बसेस हैं, 8,000 के आसपास बसेस चलाई गई हैं कुंभ मेले के लिए। इसके अलावा जो है ट्रेनों की संख्या सैकड़ों में है और तमाम तरह का व्यवसाय है, चाहे वो छोटे फूल माला की बात कर ले, फूल माला का व्यवसाय की बात कर ले, टेंट्स की बात कर ले, 50 से ज़्यादा होटल्स का निर्माण, परमानेंट जो होटल्स होते हैं उनका निर्माण कुंभ मेले के लिए प्रयागराज शहर में हो चुका है। तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, तमाम हाईवेज जो हैं उनको 4 लेन किया गया है, रिंग रोड बनाई गई है, अयोध्या से कनेक्ट किया गया है 4 लेन से, वाराणसी पूरा 4 लेन जो है बाईपास था उसको कनेक्ट किया गया है, चित्रकूट से कनेक्ट किया गया है। तो तमाम जो हाईवेज हैं उनका विस्तार हुआ है। प्रयागराज को में तमाम फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, गंगा पर 6 लेन ब्रिज जो है वो बनाया गया है। और इसके अलावा जिस तरह से टेंट सिटीज़ बसाई गई है, अगर हम एक टेंट सिटी की बात करें तो उस पर करोड़ों रुपए की लागत आती है। और डोम सिटी जो बनाई गई है वो केवल 50 दिनों के लिए बनी है और उसका बजट 50 करोड़ का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है उस पर किस तरह से कुंभ की उस पर कितना असर और किस तरह की व्यवस्था होने जा रही है। तो तमाम जो आर्थिक जो पहलू हैं उस पर अगर हम गौर करें तो जिस तरह से प्रयागराज का विकास हुआ है और जिस तरह का व्यवसाय पूरे कुंभ मेले में देखने को मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री का अनुमान है कि 2 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था इस कुंभ मेले की होने जा रही है। जी बिल्कुल मानवेंद्र, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। सुशांत, आपका रुख करते हुए, सुशांत, एक समय था जब संकरी गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, और आज भी एक समय है जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन करते हुए एक बड़ी सौगात उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को दी। और अगर तीर्थ के लिहाज से हम बात करें, ज्योतिर्लिंग धामों के यहाँ पर दोबारा से जीर्णोद्धार के लिहाज से हम बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में जब इस तरीके के, चाहे वो अर्ध कुंभ लगे हो या फिर अभी का महाकुंभ हो, वाराणसी की भी इकोनॉमी को काफी ज्यादा रफ्तार मिली है। और जैसा सीएम योगी अक्सर कहते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, कितना ज्यादा ये लाभदायक और कितना ज्यादा कारगर ये अभी दिख रहा है? देखिए, जैसा कि कुछ देर पहले मानवेंद्र बता रहे थे कि धार्मिक पर्यटन पर सरकार का जोर है और वाराणसी में भी ये चीज दिखाई देता है। और अभी हाल में ही जिस तरीके से प्रोजेक्ट शुरू हो गया है विंध्याचल का, कि वहां भी कॉरिडोर लगभग पूरा होने वाला है। वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज, अयोध्या, ये पूरा एक धार्मिक सर्किट बनने जा रहा है। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की, पर उससे भी पहले जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद काशी आए थे, तो इसी 80 घाट पर उन्होंने फावड़ा चलाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। और आज जो आप ये विशाल नया 80 घाट देख रहे हैं, जो सामने आपको दिखाई देगा, मंच दिखाई देगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में शुरुआत करने की बात से हुई थी। उसके तो काफी बाद, यानी 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, पर सबसे पहले उन्होंने फावड़ा यहां चलाया और यहां से वो स्वच्छता का संदेश दिया। बिल्कुल, और स्वच्छता का संदेश देते हुए, और आज तस्वीरें जिस तरीके की निकलकर सामने आ रही है वो उसी स्वच्छता को बयां कर रही है और उसी भव्यता और दिव्यता को भी बयां कर रही है। आप तीनों हमारे